देखिए, तो आज हम लोग देखते हैं क्या परावैद्युतांक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और मैंने आपको बताया था कि हमको क्या देखना है, यदि परावैद्युतांक को समझना है ना, तो मैं आपसे कहा था कि इसके लिए एक अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, तो आज उसी परावैद्युतांक के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसी को अपन बोलते हैं परावैद्युतांक, है ना। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको खैर पहले पढ़ना चाहिए था। कैपेसिटर जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले इसको पढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पर हम ये देखेंगे परावैद्युतांक होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, तो ये किसी कुचालक का क्या होता है, किसी कुचालक पदार्थ, परावैद्युतांक क्या होता है, किसी कुचालक पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, गुण होता है, किसी कुचालक पदार्थ का यह एक गुण होता है। ठीक है ना, परावैद्युतांक। अब एग्जैक्टली क्या होता है, जब मैंने आपसे इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यह क्या करता है, यदि किसी भी दो मतलब आवेश के मध्य हम क्या करते हैं, कोई भी एक परावैद्युतांक माध्यम होता है ना, यहाँ रख दिया जाए, तो उसके मध्य यदि मान लीजिए पहले यदि अपने पास ये एयर में रखा हुआ है ना, या वैक्यूम में है ना, वैक्यूम मतलब निर्वात, है ना, हवा में या निर्वात में रखा होता है, तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो इसके मध्य जो लगने वाला बल है, फोर्स जो है वो कितना हो, मान लो 100 न्यूटन का है, और कोई परावैद्युतांक माध्यम हम रख देते हैं उसके बीच में, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो फोर्स है वो कितना हो जाता है, 90 न्यूटन हो जाएगा, या 80 न्यूटन हो जाएगा, या 20 न्यूटन हो जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, है ना, कि हम इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा माध्यम हम रख रहे हैं, और उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, जो इस बल को वो कितना कम कर देगा, कितने गुना कम कर देगा। तो उसी के बारे में आज जानते हैं कि एग्जैक्टली वो जो परावैद्युतांक माध्यम है वो करता क्या है, क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर में क्या होता है जो कि उस फोर्स को कम कर देगा, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो देखिए ये दोनों अपने पास चार्जेस हैं, इनके मध्य एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यदि मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इनके मध्य एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। यदि अपन दो प्लेट ले लेते हैं, कल ही हमने संधारित्र पढ़ा है, संधारित्र में हमने ये देखा है कि यहाँ पर ये प्लस चार्जेस हो जाते हैं, है ना, और यहाँ पर ये माइनस चार्जेस हो जाते हैं, है ना। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता कितनी होती है, तो हमने कल ही पढ़ा है कि एप्सिलॉन ए अपॉन डी, है ना। तो ये इसके क्षेत्रफल और इस पर संधारित्र की धारिता निर्भर करता है। यदि हम इसके मध्य कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दें तो क्या इफेक्ट होगा इसके संधारित्र में, धारिता पर, क्या इसकी धारिता कम हो जाएगी, क्या इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये चीज भी हमको देखना है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो उसके पहले हमको जानना होगा कि परावैद्युतांक है क्या, या किस तरह का प्रोसेस करता है। तो परावैद्युतांक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि वो दो जो अपने पास चार्जेस हैं उनके मध्य जो फोर्स है, बल है, यदि कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दें दोनों के बीच में, तो उनके बल को क्या कर देगा, हमेशा क्या करता है, कम कर देता है। यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो कैसे कम करता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको यदि हम समझ लेंगे तो आपको परावैद्युतांक भी क्लियर हो जाएगा, उसकी क्रियाविधि भी समझ में आ जाएगी, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, फिर से वही बात कि जो हमारे पास कुचालक पदार्थ हैं वो कितने प्रकार, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कुचालक पदार्थ है उनका गुण तो ये परावैद्युतांक होता ही है, लेकिन कुचालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो हम ये देख लेते हैं कुचालक पदार्थ जो हमारे पास होंगे पदार्थ, या इसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर मटेरियल। तो हमारे पास ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। उसको जब हम परावैद्युतांक के रूप में हम जानेंगे, है ना, तो उसको दो प्रकार से हम इसको समझेंगे। पहला होता है ध्रुवी, ध्रुवी कुचालक पदार्थ होते हैं,
और दूसरा होता है अध्रुवीय कुचालक पदार्थ है ना। अब ध्रुवीय कुचालक पदार्थ क्या होते हैं और अध्रुवीय कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो जैसे अपन लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, फिर हमने ले लिया H2O, है ना। यहाँ पर अपने पास क्या है, अध्रुवीय कुचालक पदार्थ हमने बोला CO2, है ना। और भी एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसमें ऐसा, इसको ऐसा क्यों कहा हमने, इसको क्यों कहा ध्रुवीय कुचालक पदार्थ या ध्रुवीय, हमने इसको क्यों कहा, इसको अध्रुवीय क्यों कहा, तो इसका रीजन भी है। तो हमारे पास जो ध्रुवीय है, अब देखिए मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी, NaCl की, है ना। तो NaCl में क्या होता है, NaCl में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Cl को, और ये क्या बना लेता है Na+, और ये Cl क्या बना लेता है माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो अणु है वो पॉजिटिवली चार्ज कब होगा और कोई अणु नेगेटिवली चार्ज, या सॉरी परमाणु नेगेटिवली चार्ज कब होगा, ठीक है ना। तो जब किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव धनावेशित हो जाता है, और जिस पे जाता है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, इन दोनों के मध्य देखिए यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश, इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर, इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर, दोनों का केंद्र कहाँ पर है, अलग अलग पर है, इस पे चार्ज +Q, इस पे चार्ज -Q, और दोनों के मध्य एक निश्चित डिस्टेंस है, देखिए ये जो दूरी है ना। तो देखिए जब तो हमने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, किसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको, तो ये एक निकाय बन रहा है, एक क्या बन रहा है, निकाय बन रहा है, जिसका अपना क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जब दो बराबर आवेश, दो समान आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, जब मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था तब भी मैंने आपको याद दिलाया था, और आज फिर से याद दिला रहा हूं कि दो समान आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी को हमने क्या कहा था, प्रभावकारी लंबाई 2L पर हो, है ना, 12 दूरी पर एक निश्चित दूरी या फिक्स लंबाई पर हो, तो उनके मध्य एक द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित हो जाता है, जिसको हम P से डिनोट किए थे, और वो कितना होता है, तो 2QL। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण कर रहा है NaCl, देखो, है ना। तो ये ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के मध्य एक निश्चित दूरी होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय कुचालक पदार्थ। मतलब एक तो पहली बात तो ये चालक है, ठीक। दूसरा हम H2O की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो हम एक बात कर रहे हैं, जैसे पानी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन आता है, जनरेट होता है कि भाई सर पानी तो क्या है, कुछ सुचालक है, पानी विद्युत का क्या है, सुचालक है, तो सुचालक है ना, तो ये तो चालक है, इसको आप कुचालक कैसे बोल रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने जब बात किया तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, शुद्ध पानी, और शुद्ध पानी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्योर वाटर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा प्लस आवेशित होता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो अपने पास सेंटर होगा, इन दोनों का, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस है, तो इसके बीच ये अपने पास इसका सेंटर, धनावेशों का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, कहाँ होगा, ये ऋणावेश का केंद्र कहाँ है, ये, ठीक है। और दोनों केंद्र के मध्य क्या है, एक निश्चित दूरी है, अर्थात ये भी क्या बना रहे, द्विध्रुव आघूर्ण बना रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, देखिए ये दोनों कैसे हैं, देखो इसका धनावेश का केंद्र ये बनेगा, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, ये बीच का ही है ना, तो इन दोनों के लिए केंद्र ये बना, इसके लिए जो ऋणावेश है, ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है, तो उसका केंद्र ये हो गया। तो दोनों के, देखो दोनों के धनावेश और ऋणावेश केंद्रों के मध्य दूरी है थोड़ी सी, है ना, एक फिक्स लेंथ है, तो इसका भी अपना क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका मतलब ये है कि ये भी किस तरह का पदार्थ है, ध्रुवीय कुचालक पदार्थ कहलाएगा। इज दैट क्लियर। तो ध्रुवीय कुचालक पदार्थ क्या होंगे, तो इसकी डिफाइन कर देते हैं, इसको परिभाषा बना देते हैं इसकी। इसकी परिभाषा क्या होगी, एग्जांपल में आप NaCl H2O लिख सकते हैं, और परिभाषा यदि लिखनी होगी तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे ध्रुवीय
पदार्थ या ध्रुवी कुचालक पदार्थ ऐसे कुचालक पदार्थ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश के मध्य एक निश्चित दूरी होती है, एक निश्चित धनावेश और ऋणावेश केंद्र के मध्य, धनावेश और ऋणावेश केंद्रों के मध्य एक निश्चित दूरी होती है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय कुचालक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, ठीक है, ये तो लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या होगा। तो ये अपने पास कार्बन है, ठीक, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऋणावेश, ये भी ऋणावेश। इन दोनों के बीच जो केंद्र होगा कहाँ होगा? यहाँ पर होगा भाई, दोनों ऋणावेश हैं, इस तरह से इनकी संरचना होती है। तो इनके मध्य जो केंद्र होगा इन दोनों के बीचों बीच होगा, ठीक है, ये। और धनावेश का केंद्र भी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, देखिए दोनों एक ही, देखो दोनों एक ही जगह पर। तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र कैसा है? सेम है, समान है। देखिए यहाँ पर ये दोनों का केंद्र कैसा है? समान है। मैंने तो इसको यहाँ दिखा दिया, ऐसे एक्चुअली ये यहाँ पर ही होगा। और इस धनावेश, ये धनावेश तो होता है, इसका केंद्र भी। तो दोनों के मध्य कोई दूरी है क्या? नहीं है। और दूरी नहीं है अर्थात हमको मालूम है द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 2l, और ये 2l कितना है? 0 है। तो 2l क्यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 × q। अपने पास क्या हो गया? 0। इसका क्या द्विध्रुव आघूर्ण है? नहीं है, 0 है। अर्थात धनावेश और ऋणावेश के मध्य, धनावेश के केंद्र और ऋणावेश केंद्रों के मध्य कोई दूरी नहीं होती। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। ठीक है, तो हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। अध्रुवीय कुचालक पदार्थ, तो ऐसे अणु, ऐसा बोल सकते हैं, अणु या पदार्थ है, अध्रुवीय कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के मध्य के केंद्रों के मध्य केंद्रों के मध्य के केंद्रों के मध्य चल देते हैं, कोई दूरी नहीं होती। या धनावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो ये है, अच्छा कुचालक का क्या गुण है? तो वो अपने में से धारा को या आवेश को, अपन धारा को बाद में बोलेंगे, धारा जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा, अपने में से आवेश को फ्लो या मूव नहीं होने देते, गति नहीं करने देते। तो ऐसे अपने पास जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। तो उसमें भी हम दो तरीके से पढ़ लिए, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय किसे कहेंगे समझ में आ गया? अध्रुवीय किसको कहेंगे? जिनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र कैसे हो? एक ही बिंदु पर होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? आपके अध्रुवीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है।
तो अध्रुवीय कुचालक पदार्थ हो गए। ठीक, अब इनमें हम ये देखते हैं कि क्या होता है जब इन पदार्थों के आसपास, या हम बोलेंगे इन पदार्थों के बाहर बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या करें। मतलब हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज को देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं। क्या होगा, देखिए थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये धनावेशित है कण, ये धनावेशित प्लेट हमने ले लिया जिसको हमने धनावेश दिया, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये ऋणावेश है। ठीक है, हमने एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ठीक है, हमने ये विद्युत क्षेत्र लगाया और इसके मध्य हमने क्या रख दिया, एक तो इसको अभी मैं थोड़ा इधर दिखा देता हूं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। मैंने इनको इधर दिखा दिया, ये ऋणावेशित है। एक प्लेट हमने लिया ऋणावेशित और एक धनावेशित। अब ये देखिए, तो इनके मध्य एक विद्युत क्षेत्र लगा। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, ई ओरिजिनल लगाया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर क्या डाल दिया, पराविद्युतांक माध्यम। अब वो ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी। ध्रुवीय में क्या होगा, देखो ये एक विद्युत क्षेत्र लगा है, हमने एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब ध्रुवीय में क्या होगा और अध्रुवीय में क्या होगा, ध्रुवीय में क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो कण होंगे वो कुछ ऐसे, देखो जिनके मध्य क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश केंद्रों के मध्य क्या होती है, दूरी होती है। ये फिक्स लेंथ हो गई। तो ये मान लो ध्रुवीय पदार्थ हम रख देते हैं, ध्रुवीय कुचालक यहाँ पे रखते हैं, तो वो क्या करेगा, देखिए जैसे मान लो ये धन है और ये ऋण है, तो ये क्या करेगा, जैसे अपने पास ये स्थिति, मैं दोनों स्थिति बता देता हूँ। ठीक है, ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में हमने यहाँ पर ये प्लस ले लिया, एक धनावेश प्लेट ले लिया, और यहाँ पर हमने एक ऋणावेश प्लेट ले लिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, अध्रुवीय रखा। क्या रखा, अध्रुवीय मतलब पदार्थ रख दिया, कुचालक पदार्थ रख दिया, ये अध्रुवीय था। ठीक है, यहाँ पर इनका केंद्र एक ही है, मतलब दोनों का धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए समझना है ना। यहाँ पर ये ध्रुवीय है, तो ये इनके मध्य ऐसा बना हुआ है, ये इस तरह से हो सकता है, अणु ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकते हैं अणु। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का, है ना। और ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे, ये हमने रखा। और जब हमने इसको एक विद्युत क्षेत्र, मतलब एक विद्युत क्षेत्र के मध्य रखा, देखिए धन से ऋण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जब हम इसको विद्युत क्षेत्र के मध्य या विद्युत क्षेत्र रखते हैं, पहले तो ये इस स्थिति में, जब नहीं रखे तो ये हमारे पास माध्यम है, ध्रुवीय माध्यम हमने रखा, ध्रुवीय कुचालक माध्यम रख दिया है। अब जब जैसे ही हमने इसके बाहर तक, बाह्य बिंदु पर या बाहर हमने क्या कर दिया, बाहरी क्षेत्र पर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर दिया, तो क्या होगा, तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये हमारे पास धनावेशित है, ये, ठीक है, ये ऋण है। तो क्या करेंगे, ये जो धनावेश है ये क्या करेंगे, ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। देखो ये ऋण है, इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये ऋण है ना, और इधर धन। ये कैसा हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये किसको, ये जो ऋण है ना, ये जो ऋणावेश है, ये किसको, तो ये जो हमारे पास ध्रुवीय पदार्थ है उसके किसको, धन को अपनी ओर खींच लेगा, ऋण को, मतलब ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ऋण इधर धन इधर, ये वाला क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये धन इधर हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से घूम जाएगा या ऐसे घूम जाएगा, जैसे भी। तो ये इस तरह से अपने आप को क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे। कैसे, तो बोलेंगे हम किसके, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, इस ओरिजिनल विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इन पर बल लगाएगा, इन पर, इनके आवेशों पर। ये ऋण आवेश को अपनी ओर खींच लेंगे, ये इस तरह से ऋण, ये धन, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये किस स्थिति में, सब ऐसी स्थिति में होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये प्रोसेस किसमें होगा, अध्रुवीय वाले। अध्रुवीय वाले में क्या होगा, तो अध्रुवीय वाले में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस इसमें क्या आ जाएगा, तो जी धनावेश है। हमने क्या किया है, इस जो विद्युत क्षेत्र हमने जो लगाया है, इनके बाहर
दो सिरों पर विद्युत क्षेत्र जो हमने लगाया, इस परावर्तक माध्यम के दोनों सिरों पर ये विद्युत क्षेत्र, इसका मान हम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ये दोनों केंद्र कैसे हैं, एक साथ हैं, इनमें धनावेश और ऋणावेश के बीच जो केंद्र है वो कैसे एक ही केंद्र है। तो अब ये जो धन है इसके ऋण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और धन ये वाला जो है ये उसके धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये इस तरह से देखिए क्या हो गया, अब ये ध्रुवीय हो गए, मतलब ये अध्रुवीय पदार्थ थे। जैसे ही हमने उसके बाह्य दोनों सिरों पर क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, क्या लगा दिया, E नॉट लगा दिया, अभी नहीं लगा था, मान ये लगा, ये अभी नहीं लगा था। जैसे ही हमने ये अप्लाई किया E नॉट, है ना, तो उसने क्या किया, इसके धनावेश को अपनी ओर, सॉरी ऋणावेश, ये धन वाला जो प्लेट है वो ऋणावेश को अपनी ओर और ये धनावेश को उधर कर। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनावेश इधर आ जाएगा, धनावेश इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो अध्रुवीय कुचालक पदार्थ हैं वो कैसे हो जाएंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे। किसके कारण, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम इस पराविद्युतांक माध्यम या इस अध्रुवीय पदार्थ को डालेंगे तो ये इस तरह से ध्रुवीत हो जाएंगे। देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, देखो इस तरह से, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस तरह से आप ले सकते हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब ये ध्रुवीय हो, ठीक है। ये कैसे होंगे, तो इस तरह से असंरेखित होंगे। जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये संरेखित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखिए ये ऋण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भाई जो फंडामेंटल थिंग्स है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। भाई धन है, किसको आकर्षित करेगा, ऋण को आकर्षित करेगा, तो ये इधर आ गया। ये जो अपने पास ऋण आवेश है ना, तो ये किसको आकर्षित करेगा, धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये कैसे हो गए, संरेखित हो गए। तो इससे होता क्या है, अब थोड़ा सा ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ किस तरह से कार्य करेंगे इसमें। अब इससे होता क्या है, होगा क्या, उस चीज को भी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, ये दो प्लेट हैं, ठीक, इन दोनों प्लेटों को, एक को हमने धनावेशित किया, एक को ऋणावेशित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पराविद्युतांक माध्यम डाला, ये पराविद्युतांक माध्यम हमने यहाँ पर, ये तो पहले तो ई ओरिजिनल ये हमारे पास लगा हुआ है। जैसे ही हमने इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या किया, पराविद्युतांक माध्यम डाला, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऋण इधर आ जाएगा, धन इधर आ जाएगा, ये ऋण इधर आ जाएगा, धन इधर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, इसको थोड़ा बड़ा बना देता ताकि अच्छे समझ में आए आपके, है ना। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास धन इधर आ गया, सॉरी ऋण इधर आ गया, धन इधर आ गया, ये हमने ले लिया, तो ये ऋण, ये धन इधर आ गया, क्योंकि धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर भी देखिए ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, है ना। इस तरह से ये पराविद्युतांक माध्यम क्या करेंगे, अपने अंदर पर जो प्रोसेस होगा उसके अंदर, है ना, वो अपना इस तरह से कर देंगे, ठीक। तो हो क्या रहा है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पराविद्युतांक माध्यम डाला, तो भाई पराविद्युतांक माध्यम हम डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जब भी कोई चीज हम किसी के अंदर डालेंगे तो वो वॉल्यूमेट्रिक जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे पास कोई बॉक्स है, ऐसा ये प्ले, इस तरह से हमारे पास कोई बॉक्स है, ये इस तरह से अपन ले लेते हैं, इस तरह से ये जो हमारे पास बॉक्स है, ये इस तरह से ये ले लिए, ये बॉक्स, इसमें हमने क्या किया, ये इस तरह से हमारे पास ये बॉक्स हो गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको हमने धनावेशित किया और यहाँ पर उठा के हमने पराविद्युतांक माध्यम डाल दिया, ठीक। तो वो सारे के सारे इस तरह से संरेखित हो जाएंगे, सभी जितने भी कण होंगे। अब जरूरी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे कण पूरे संरेखित हो जाएं, कुछ संरेखित होंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कोई मतलब इतनी क्रिटिकल स्थिति में होगी संरेखित ना हो पाए, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान इतना ज्यादा ना हो कि वो सारे के सारे जो पराविद्युतांक मतलब या पदार्थ है, ध्रुवीय पदार्थ हो या अध्रुवीय पदार्थ हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाएं, सारे एक साथ नहीं होंगे। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, देखिए ये डिपेंड करेगा कौन से, बाह्य विद्युत क्षेत्र पर। जैसे जैसे हम इसका मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अणु कैसे होंगे, संरेखित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका मान कितना है, तो इसका मान हमने रखा 50 न्यूटन पर कूलम, हमने ये मान रखा, इसका बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान इतना रखा, तो हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास पराविद्युतांक माध्यम या ध्रुवीय पदार्थ है,
या जो भी हमने कुचालक माध्यम डाला वो क्या है, उसके केवल उसने क्या किया 50 मॉलिक्यूल मतलब 50 अणुओं को ही क्या कर पाया, ध्रुवित कर पाया। अब हमने इसको बढ़ा दिया, विद्युत क्षेत्र को बढ़ा दिया 60 न्यूटन, तो पता चल रहा है कि इसने 70 अणुओं को क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया। तो डिपेंड करेगा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा कि इसके कितने अणु क्या होंगे, ध्रुवित होंगे, कितने अणु का ध्रुव आघूर्ण या मतलब क्षेत्र के अनुदिश हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा ये संरेखित होंगे। अभी मानकर चलते हैं कि चलिए इसमें हमने ये बोला कि संरेखित हो गया, हमने ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, ये जो हमारे पास हमने इसके अंदर कुचालक माध्यम रखा उनके जो अणु है इस तरह से संरेखित हो गए। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, जीरो हो गया। ये प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। ये प्लस जो है देखिए ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस है ना, तो ये क्या करेंगे, ये इससे इस सरफेस से, इससे इस पृष्ठ से, जिस इस पृष्ठ के पास क्या है, ऋणावेश, तो किसके कारण, प्रेरण के कारण, ये सब किसके कारण हो रहा है, विद्युत प्रेरण के कारण। किसके कारण हो रहा है, विद्युत प्रेरण के कारण। जो बल लगता है किसके कारण लगता है, विद्युत प्रेरण, इंडक्शन के कारण, है ना। तो ये विद्युत प्रेरण के कारण संरेखित हुए हैं, ठीक है ना, विद्युत प्रेरण मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके कारण ये संरेखित हुए हैं, तो विद्युत प्रेरण के कारण ये जो धनावेश है इस सरफेस के निकट आ जाएंगे और यहाँ पर क्या, धनावेश का अपना निर्माण कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये अपने पास जो ऋणावेश हैं वो कितने हैं, 10, और इधर यहाँ पर इस सरफेस पर इस प्रेरण के कारण कितने आ गए, तो 6, है ना। तो इस 10 ऋणावेश को उसमें धन कितने, 6, धन के कितने भाग आ गए, 6, तो कितने आ गए, तो इसके पास चार्ज क्या हो गया, कम हो गया ना भाई। इसके पास अभी चार्ज क्या था, जब हम परावर्तन माध्यम नहीं डाले थे तब चार्ज क्या था, ऋण 10, है ना, ऋण 10 कूलम था, अपन ये लेके चलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने परावर्तन माध्यम डाला विद्युत प्रेरण के कारण इसमें क्या हो गया, ये धनावेश यहाँ पर आ गए, इसके कहाँ पे आएंगे, सरफेस पर आएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए अंदर पे क्या हो रहा है, अंदर पे देखो प्लस माइनस कैंसिल कर दे रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, ये 0 0 हो जा रहा है चार्ज। लेकिन यहाँ पर देखिए इस सरफेस पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेरण के कारण जो भी पराविद्युतक माध्यम हम डालते हैं वो क्या करता है, उस सरफेस पर, इस सरफेस पर क्या करेगा, चार्जेस को इकट्ठा करता है। यहाँ पर देखिए इस सरफेस पर, देखिए इस पृष्ठ के ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर देखिए ये चार्ज किसके कारण, इंडक्शन के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण ये ऋण आवेश उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर ये जो ऋण आवेश उत्पन्न हुए तो यहाँ पर भी होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस माइनस कितने आ गया, तो -6 हमारे पास। तो 6 लाइन अपनी बनी, ऐसी लाइन कितनी, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 लाइन, 6 लाइन के क्या हुए, संरेखित हुए। मैंने बोला था किस पर निर्भर करेगा संरेखित होना, विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र पर। उसका स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतने अणुओं को ये क्या कर पाएगा, संरेखित अपने विद्युत क्षेत्र के अनुदेश कर पाएगा। बात समझ में आ रही, इसका मान बढ़ाते जाएंगे ये और संरेखित होते जाएंगे, ठीक है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण और बनता जाएगा और अणु द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में यहाँ पर संरेखित हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 6 लाइन संरेखित हुए। तो यहाँ पर देखिए ये 10 है, इसमें से घट जाएगा तो इसके पास चार्ज कितना हो गया, प्लस, इसके पास कितना आवेश हो गया, -4, इसके पास। तो आवेश कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। आवेश कम हो जाने से ये जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अभी ये 10 होने के कारण मैं ये मान लेता हूँ कि विद्युत क्षेत्र भी कितना था, 10 न्यूटन पर कूलम था। चलो ये मानकर चलते हैं, बस समझ में। तो विद्युत क्षेत्र देखिए ये 6, तो ये जो हमारे पास है देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा ये ऋण और ये धन, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर। तो इधर क्या आ गया, अंदर पे बात कर रहा हूँ, देखिए ये 2 प्लेट के मध्य हमने क्या कर दिया, परावर्तन माध्यम डाला, तो इसने अंदर के पृष्ठ पर क्या किया, धनावेशित को क्रिएट कर दिया। देखो धनावेश का निर्माण कर दिया, यहाँ पृष्ठ पर है ना ये, ठीक है, जो पृष्ठ पर जुड़े हुए। तो यहाँ पर कितना उसने, तो जो भी अपने पास यहाँ पर देखिए ये ऋण आवेशित आ गया। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र देखो प्लस से माइनस, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, प्लस से माइनस, इसकी दिशा किधर है, ये हमने इसको भी ओरिजिनल बोला। ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है देखिए यहाँ पर पराविद्युत माध्यम डालने के कारण, ये विद्युत क्षेत्र कैसा बन रहा है, किसके कारण बना, विद्युत प्रेरण के कारण। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंड्यूस, है ना, इंडक्शन, किसके कारण,
इंडक्शन, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या इंडक्शन के कारण, ड्यू टू इंडक्शन, है ना। तो इंडक्शन है इसलिए इसको मैंने क्या नाम ले दिया, ये ओरिजिनल था इसलिए ईओ बोल दिया, ये इंडक्शन के कारण है इसलिए ईआई बोल दिया। तो ईआई किधर बन रहा है, देखो ये इधर, जो क्या कर रहा है, इस ईओ को जो ओरिजिनल था बिना परावर्तक माध्यम के, उसको क्या कर दे रहा है, ये कम कर दे रहा है। अब ये भी हम बोल सकते हैं कि इसकी चार्ज जो डेंसिटी थी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, करते हैं कि नहीं। तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व था वो कितना है, मान लो ओरिजिनल जो था वो कितना था, सिग्मा था। अच्छा, अब इसके पृष्ठ पर ये इंड्यूस मतलब प्रेरण के कारण जो परावैद्युतक माध्यम है वो क्या कर रहा है, प्रेरण के कारण इस पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न कर दिया, इस पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न कर दिया। इस धनावेश और इस ऋणावेश के कारण इसके जो ओरिजिनल आवेश थे वो कम हो गए। वो कम होने से क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। और क्यों कम हो रही है, तो देखिए और क्या, किस कारण, तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, देखिए ये जो हमने ओरिजिनल बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया उसकी दिशा ये है, जो अंदर पर विद्युत प्रेरण के कारण, जो अंदर पर किसके, परावर्तक माध्यम के कारण अंदर पर जो विद्युत प्रेरण उत्पन्न हुई उसके कारण यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसको आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहेंगे, है ना, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या बोला, ये 10 है, तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट के कारण था वो कितना हुआ, तो हमने उसको बोल दिया 6 न्यूटन पर कूलम आ गया। अर्थात जो हमारे पास फाइनली जो नेट होगा, ई नेट, है ना, टोटल जो हमारे पास ई होगा वो कितना हो जाएगा, तो ई ओरिजिनल से ये इसके कारण, ये अंदर पर जो परावर्तक माध्यम है उसके कारण क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और यदि ये कम हो जाएगा, सीधी सी बात, जब ये कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा परावर्तक माध्यम के डालने से, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कम हुआ तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, इनके मध्य जो विभवांतर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विभवांतर कम हुआ तो सीधी सी बात है, धारिता बढ़ जाएगी। भाई हमारा उद्देश्य वही था पैरेलल प्लेट में, संधारित्र में हमने वैसी युक्ति तैयार की थी जिसमें हमने विभवांतर को कम किया था तो धारिता बढ़ गई थी। लेकिन परावैद्युतांक माध्यम डालने पर भी क्या हो रहा है, देखिए ये ई कम हो जा रहा है, ई कम हो जा रहा है। तो देखिए हमको ये भी मालूम है ना, ई इज इक्वल टू व्हाट, डीवी अपॉन डी आर, है ना। तो हमारे पास यदि हम ई डॉट डी आर लिखते हैं इज इक्वल टू व्हाट, डीवी, तो यदि ये कम हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो ओरिजिनल था उससे ये इंड्यूस किसके कारण, परावर्तक माध्यम में जो प्रेरण के कारण यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है उनके अणुओं में, है ना। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करेगा, हम बोलेंगे ई पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा ई हम लगाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, उतने अणु को क्या करेगा, ये ध्रुवित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन ले लेते हैं। तो फिर अब जब भी हम इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, बराबर लगाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर साइन। ये एक साइन है जिसका अभी मैं जस्ट आपको यूज बताता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है विद्युत प्रवृत्ति, है ना। तो इसको साई कहते हैं, साई पढ़ेंगे कैसे, साई, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, ये साइन आपका ऐसा होगा। तो साई इज इक्वल टू व्हाट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन इस तरह, ठीक है। ये प्रवृत्ति क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था जस्ट आपको कि यदि मान लो ये जो हमने परावैद्युतांक माध्यम डाला, ठीक है, तो हमने विद्युत क्षेत्र ई नॉट लगाने पर उसके कितने, जो परावैद्युतांक माध्यम डाला उसके 100, एक परावैद्युतांक माध्यम डाला हमने, ये कहा कि उसके 100 अणु कैसे हो गए, ध्रुवित हो गए। कितने अणु हुए, 100 अणु ध्रुवित होकर के विद्युत क्षेत्र के संरेखित हो गए। अच्छा, दूसरा परावैद्युतांक माध्यम हम डालते हैं। हमने पहला परावैद्युतांक माध्यम डाला, उसके पहले परावैद्युतांक माध्यम के कितने 100, दूसरा परावैद्युतांक माध्यम डाला और इसी विद्युत क्षेत्र में उसके कितने हो गए, तो 200 अणु क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज्ड मतलब ध्रुवित हो गए, ध्रुवण हो गया। ध्रुवण होना मतलब उसके उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाना,
द्विध्रुव आघूर्ण कब उत्पन्न होगा? जब उसके धनावेश और ऋणावेश केंद्रों के मध्य एक निश्चित दूरी उत्पन्न। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब ये है कि धनावेश और ऋणावेश केंद्रों के मध्य एक निश्चित दूरी उत्पन्न हो जाना। ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ पर 200, पहला परावैद्युतांक माध्यम रखा, उसके 100 अणु, दूसरा परावैद्युतांक माध्यम रखा इसी विद्युत क्षेत्र में, इसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, उसके 200 अणु क्या हो गए? ध्रुवित हो गए। तीसरा रखा तो देखा कि 500 अणु ध्रुवित हो गए। तो जो तीसरा परावैद्युतांक माध्यम है उसकी प्रवृत्ति क्या है? ज्यादा है, और इसकी प्रवृत्ति क्या है? कम है, इसकी सबसे कम है। तो ये इसकी प्रवृत्ति और ये बताता है हमको सही। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो उस परावैद्युतांक माध्यम पर, कि उस माध्यम के कितने अणु क्या हो रहे हैं? ध्रुवित हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो आप इसको शब्दों में, चलिए ये चीज तो लिख सकते हैं ना, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। शब्दों में क्या करेंगे? तो शब्दों में लिखेंगे ऐसे ही मैं लिख देता हूं, किसी बाह्य या किसी सुचालक पदार्थ या परावैद्युतांक माध्यम, किसी परावैद्युतांक, ऐसे ही बोल देते हैं, परावैद्युतांक माध्यम के, मैं अब इसको जो समझे हमने उसको अब शब्दों में लिख, किसी परावैद्युतांक माध्यम के बाह्य माध्यम के बाह्य या माध्यम में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाना, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, ठीक है ना, किसी परावैद्युतांक माध्यम में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर परा विद्युत प्रेरण के कारण, किसके कारण? विद्युत प्रेरण के कारण देखो यहाँ विद्युत प्रेरण के कारण परावैद्युतांक माध्यम के अणु विद्युत क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं, और ध्रुवण के कारण वे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, है ना? तो हमने ये बोला कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं, है ना, तथा पृष्ठ पर दोनों पृष्ठ पर क्या करेंगे? प्रेरित आवेश उत्पन्न कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रेरित आवेश है ना, प्रेरित आवेश उत्पन्न कर देते हैं। बस अपने शब्दों में लिखना है, उसको कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? परावैद्युतांक माध्यम का अपना क्या उत्पन्न हो जाता है? एक इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण परावैद्युतांक माध्यम पर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र I उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न
हो जाता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है ना के मान को कम कर देता है। अब देखो ये चीज रिलेशन किसका, मैंने बोला था ना बाह्य मतलब परावर्तन माध्यम पर जो बल होता है Q इंटू ई है ना, तो ये जो बल का मान है जब ये ई ओरिजिनल, तो यहाँ पर कितना लग रहा है, मान लो 100 न्यूटन, ठीक है। तो जब हम परावर्तन माध्यम रख देंगे तब बल क्या हो जाएगा, देखो F1 मैंने बोला, तो ये क्या हो जाएगा Q इनेट, किसके कारण, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कितना कम हो जा रहा है, तो ई नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E0 माइनस EI, ये वाला EI इसको क्या कर रहा है, ओरिजिनल को कम कर दे रहा है। कम कर देने पर देखिए ये ई नेट क्या हो गया, कम, यहाँ ई क्या था, ज़्यादा ओरिजिनल था, इसमें 100 न्यूटन लग रहा था, अब ये कम हो जा रहा है, इसलिए हमने बोला कि ये कितना हो गया, तो हमने बोला 80 न्यूटन, 20 कम हो गया। बात समझ में आ रही, तो ये जो बल है, बल का मान क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी परावर्तन माध्यम लेते हैं तो वो हमेशा क्या करता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और यदि उसको कम कर दे रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा एक बात ये समझ में आ गई है ना, जाई समझ में आ गया, विद्युत प्रवृत्ति समझ में आ गई। इसके बाद अच्छा फिर तो वही परावर्तन माध्यम, इसका परावर्तन या कुचालक बने रहना किस पर निर्भर करता है, तो उस विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र का मान यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो हवा के लिए हमने देखा था, कौन है यार ये, अब देखिए यहाँ पर जैसे हवा का परावर्तन माध्यम क्या होता है, तो हवा का जो परावर्तन माध्यम होता है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, ये हम लेते हैं, है ना। तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या है, तो ये एक सीमा है, जितना यदि इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या इससे एक यहाँ तक क्या करेगा हवा, तो यहाँ तक ये अपने द्विध्रुव आघूर्ण में चिन्ह नहीं होगा, इसमें आयनीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ रही, थोड़ा सा इससे थोड़ा भी अधिक विद्युत क्षेत्र का जो मान है इससे थोड़ा भी अधिक हो गया तो ये जो हवा के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयनीकरण होना उनका चालू हो जाएगा, वो आयनित होना चालू हो जाएंगे। मतलब ये कि उसमें जो अपने पास कुचालक का जो गुण है वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, इतना, इससे ज़्यादा होने पर, इससे विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होने पर या इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो गया, किसी भी चालक में हम उत्पन्न कर दें तो वहाँ पर हवा भी कैसे हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, और उसमें आयनित हो जाने के बाद मतलब आयनित हो जाएगी, सीधी सी बात है। सो बात समझ में आ रही है, वो अपना कुचालक गुण तोड़ देगा, उसके मध्य वो लीक होना बोलते हैं इसको, तो वो ये क्या हो जाएंगे, इनका आयनीकरण चालू हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि मतलब आयनीकरण का मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना, मतलब उसके अणु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे इतने विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। उसी तरह से हर एक पदार्थ, हर एक परावर्तन माध्यम का अपना क्या होता है, एक परावर्तनांक होता है जिससे अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर वो क्या हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा, उनका आयनीकरण हो जाएगा, वो चालक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। किसकी भांति, चालक की भांति बिहेव करने लग जाते हैं, और चालक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे तो फिर आपका जो कुचालक है वो क्या कुचालक रह जाएगा, नहीं, वह कुचालक की जगह क्या हो जाएगा, चालक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, उसमें से चार्जेस जाना चालू हो जाएंगे। तो वो किस पर डिपेंड करता है, उसके परावर्तन पर, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए परावर्तन कांस्टेंट क्या होता है, परावर्तन नियतांक, है ना, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, वायु या निर्वात में रखे बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन लगाया गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब ये हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारे पास जब हम परावर्तनांक माध्यम रखते हैं तो इस परावर्तनांक माध्यम के कारण जो ई नेट होता है टोटल, ये किसके कारण, तो मैंने ये भी जस्ट आपको बताया, सॉरी ये इंड्यूस हो गया,
है ना। तो ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ कम हुआ, है ना, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है उसके कारण ये कम हो रहा है। तो कितना कम हुआ और टोटल कितना आया, तो टोटल हमारे पास इतना है, तो कितने गुना वो कम होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हम बोलेंगे यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र, ऐसा लिखिएगा, कुल विद्युत क्षेत्र, या नेट बोलेंगे या कुल बोल दीजिए विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिनल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावर्तन नियतांक। ये के बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई, फाइनली ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ई, है ना। तो इतने गुना अपने पास क्या हो जा रहा है, कम। इन दोनों के अनुपात को आप चाहें तो लिख सकते हैं, शब्दों में भी चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर के का मान, जब कोई भी परावर्तन की स्थिति में, जब भी कोई परावर्तन माध्यम डालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा के का मान एक कब होगा, याद रखिएगा एक कब रहेगा, तो के का मान एक होगा कब, वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात में, ये के का मान एक होता है, एक हो जाता है। लेकिन ठीक है, के का मान हमेशा परावर्तन माध्यम की उपस्थिति में के का मान हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि के का मान हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। कुछ ना कुछ, कोई भी परावर्तन माध्यम रखने पर जो हमारे पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कुछ ना कुछ कम होती ही है, अर्थात के का मान हमेशा क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि परावर्तन माध्यम का मान क्या एक से कम होगा, हो सकता है, या किस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा बताना है कि परावर्तन माध्यम का जो मान होगा वो हमेशा, या उसका नियतांक जो होगा, परावर्तन नियतांक जो होगा वो हमेशा उसका मान एक से अधिक होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपके पास ये रिलेशन हो गया, परावर्तन नियतांक हो गया। अच्छा, अब इसी चीज को यदि अपन क्या करते हैं, एक उसमें लेते हैं, किसमें, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो मतलब संधारित्र हमने पढ़ा था, कैपेसिटर संधारित्र हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट संधारित्र, है ना, ये हमने लिया हुआ था। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है, कोई परावर्तन माध्यम हम रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो धारिता इसकी कितनी थी, इसकी धारिता थी हमारे पास क्या थी, तो क्यू, धारिता क्या होती है, क्यू अपॉन वी। क्यू क्या था, तो हमारे पास मालूम था कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना होता है, सिग्मा। तो टोटल इसका क्षेत्रफल यदि हम मानकर चलते हैं ए है, ठीक है, इसको हमने क्यू आवेश दिया, तो इसका कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्यू अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो कुल आवेश हमने इसको कितना दिया हुआ है, क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, विभव, तो v इज इक्वल टू हमको मालूम है क्या होता है भाई, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये दूरी हमको मालूम है ना, dv अपॉन dr इज इक्वल टू, तो हम क्या कर देंगे, dv बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू dr। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d अपन ले रहे हैं, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, ये, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये दोनों के बीच की दूरी, ये विद्युत क्षेत्र। और हमको मालूम है कि दो प्लेट है, तो दो प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या निकाला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि एक प्लेट होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला हुआ था, एक सीट लिया हुआ था, याद करिए, ये एक हमारे पास सीट थी, मैंने आपको बताया था, इसमें गॉस के नियम से हमने निकाला हुआ था। E इज इक्वल टू क्या मिला था, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था, है ना। और यहाँ पर चूंकि दो प्लेट हैं तो पहले का अपन ये ले लेते हैं, दूसरे का देखो ये E, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2, देखिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q का मान रख दिया मैंने, सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, E का मान, ये हो गया अपने पास E का मान क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन ए, ठीक है, सॉरी ये डी यहाँ रहेगा, ये यहाँ पर ये इस तरह। तो ये वायु निर्वात में किसकी, इसकी धारिता हमने निकाला हुआ था। अच्छा, कोई माध्यम हमने रख दिया, सीधे सीधे
कोई माध्यम मैंने रख दिया, मान लीजिए के माध्यम है, इसमें माध्यम इस परावर्तन का नियतांक कितना है के। तो क्या करेगा यहाँ पर, हमको ये मालूम है कि जो हमारे पास ई है, ई जो यहाँ पर हमने यूज किया था, कहाँ गया भाई, ये जो ई यूज किया था, इस ई की जगह मैं क्या यूज करूंगा, तो यहाँ पर ये जो ई होगा अब वो नेट वाला आ जाएगा। कहाँ गया भाई, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या पता था, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, के इज इक्वल टू क्या था, ई ओरिजिनल जो वायु निर्वात में है और ये हमारे पास नेट, तो ई ओरिजिनल इज इक्वल टू क्या था, ये इसको अपन लिख सकते हैं, ई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, ई ओरिजिनल अपॉन के, है ना। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, कि सी इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए, और ये हमारे पास क्या है ई इंटू डी, तो ये ई ओरिजिनल था, इसकी जगह, इस ई ओरिजिनल की जगह के ई रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, के इंटू ई, या फिर सॉरी ये हमारे पास ही आ जाएगा ना, जब परावर्तक माध्यम तो ई कितना हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर सिग्मा ए अपॉन ई ओरिजिनल की जगह, मतलब अपने पास ये ई हो जाएगा। जब परावर्तक माध्यम रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, इतनी हो जाएगी, इसका मान कितना है भाई, तो ई नॉट अपॉन के इंटू डी, के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। मतलब किस स्थिति में, ये परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में, ये परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में मैं आपको बता चुका हूँ, के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, ये क्या है, वायु या निर्वात में, यहाँ पर हम जो निकाले ये क्या है, वायु या निर्वात में, तो वायु या निर्वात में ये हो गया, तो देखिए सी डैश बराबर क्या हो गया, के, और ये वायु निर्वात में कितना है अपने पास सी, तो देखिए सी डैश बराबर क्या मिला, के सी। मतलब ये कि ऑब्वियसली जो धारिता है वो कितने गुना बढ़ जाएगी, के गुना, तो इसकी जो धारिता है वो कितनी बढ़ जाएगी, के गुना। तो परावर्तक माध्यम की उपस्थिति में किसी भी चालक की जो धारिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कितनी गुना बढ़ जाएगी, तो उसके परावर्तन के गुणांक के गुना। समझ में आ गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एक परावर्तक माध्यम है जिसका परावर्तन कितना है, हमने बोला मान लो उसका परावर्तन 2 है, ठीक है, और वायु निर्वात में किसी समांतर प्लेट की धारिता कितनी है, 4 है, ठीक है, ये 4 फैराड इसकी धारिता है, और एक परावर्तन माध्यम क्या था, हमने क्या कर दिया, तो परावर्तन माध्यम वाला कोई परावर्तन हम दोनों के बीच रख देते हैं, तो उसकी धारिता कुल कितनी हो जाएगी, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8, इतना हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चीज़ समझना है, इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये परावर्तन माध्यम है, और आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है ना। और इसी तरह से हम ये देखेंगे कि किसी परावर्तन माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक, तो बाकी कल देखेंगे।